हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज आप सब लोगों के रिक्वेस्ट पर ये रही हमारे चैनल की सेकंड Q&A वीडियो। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था और आप ही के कहने पर हम हर ट्यूसडे को हमारे चैनल की Q&A वीडियो करने वाले हैं। और इस वीडियो में भी आप में से कई सारे लोगों ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं और मैंने इस वीडियो में ट्राई किया है कि मैं इस वीडियो में हर किसी के सवाल का जवाब दे पाऊँ। और अगर आपका सवाल इस Q&A वीडियो में नहीं आया तो गाइज सॉरी, आप अगले Q&A के लिए ट्राई कर सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं Q&A वीडियो के सवाल हमारे Q&A वीडियो के कम्युनिटी पोस्ट से लेता हूं, जो कि अगर आपने हमारे चैनल के सभी नोटिफिकेशंस को ऑल पर सेट नहीं किया तो गाइज आपको नहीं दिखेंगी। इसलिए गाइज चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कर देना, जिससे कि आपको हमारे चैनल से रिलेटेड हर किसी चीज की नोटिफिकेशन मिले। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और बात करते हैं आपके सवालों की। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि कल हमारे चैनल पर एक स्पेशल वीडियो आई है जो कि आप में से ज्यादातर लोगों ने नहीं देखी। इसलिए गाइज मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगा कि जिस किसी ने वो स्पेशल वीडियो नहीं देखी वो जल्द से जल्द वो स्पेशल वीडियो देख ले, क्योंकि गाइज आपको स्पेशल वीडियो में केनी ओमेगा के बारे में ऐसी 15 चीजें पता चलने वाली है जो कि प्रोबेबली आपको केनी ओमेगा के बारे में पता नहीं होंगी। पर गाइज अब हम दोबारा से बात करते हैं हमारे आज की वीडियो की। और गाइज हमारे चैनल के सेकंड Q&A वीडियो का सबसे पहला सवाल डीजे बलोच ने पूछा है। और गाइज ये जानना चाहते हैं कि क्या रूसेव या फिर मीरो AEW में डेब्यू कर सकते हैं या नहीं। तो गाइज इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आप सब लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने अगर आप में से किसी भी लोगों का नाम गलत प्रोनाउंस किया तो गाइज आप मुझे माफ कर देना। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है रूसेव की, तो गाइज रूसेव ने तो कहा था कि वो रेसलिंग से रिटायर हो चुके हैं और वो अब एक फुल टाइम गेमर बन चुके हैं, जिससे कि रूसेव कह रहे हैं कि वो रेसलिंग में दोबारा से कभी भी वापस नहीं आने वाले। लेकिन गाइज यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि रूसेव रेसलिंग में दोबारा से वापस जरूर आएंगे। और गाइज रूसेव के ऑल एलीट रेसलिंग में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है, क्योंकि गाइज WWE के बाद ऑल एलीट रेसलिंग ही सबसे बड़ी यूनाइटेड स्टेट्स की कंपनी है, जिस कंपनी को रूसेव ज्वाइन कर सकते हैं। और रूसेव जरूर ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी को साइन करेंगे। लेकिन गाइज रूसेव को ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में आने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि गाइज आपको पता होगा कि रूसेव कोविड-19 के लिए पॉजिटिव आ चुके थे, जिसके बाद से रूसेव अपने घर में ही होम क्वारंटाइन है। और इसीलिए रूसेव की हालत ठीक होने तक या फिर रूसेव के लिए ऑल एलीट रेसलिंग में प्रॉपर प्लान्स बिल्ड होने तक शायद ऑल एलीट रेसलिंग रूसेव को अपने यहाँ पर साइन नहीं करेगी। और पॉसिबली इसी वजह से ऑल एलीट रेसलिंग ने रूसेव को होल्ड पर रखा होगा कि जब तक रूसेव के लिए ऑल एलीट रेसलिंग के पास कोई प्लान्स नहीं आते तब तक रूसेव ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी में नहीं आएंगे। पर गाइज अगला सवाल पटेल विपुल पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली कब तक चैंपियन रहेंगे। तो गाइज रेवोल्यूशन पेपर-व्यू में फर्स्ट एवर ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन क्रिस जेरिको को हराकर जॉन मॉक्सली नए ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने थे। और अभी भी जॉन मॉक्सली करंट ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन के साथ साथ लॉन्गेस्ट ट्रेनिंग ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन भी है, जिस वजह से काफी सारे लोग जानना चाहते हैं कि जॉन मॉक्सली कब तक ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बने रहेंगे। तो गाइज मुझे यहाँ पर ऐसा लगता है कि जॉन मॉक्सली जल्द ही अपनी ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप ड्रॉप करने वाले हैं, जो कि हमें एक शॉकर के रूप में दिखाई दे सकता है। और पॉसिबली सभी लोग सोच रहे हैं कि केनी ओमेगा जॉन मॉक्सली को ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हराएंगे। लेकिन गाइज यहाँ पर फिलहाल की सिचुएशन में बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटी आ चुकी है कि ऑल एलीट रेसलिंग के अगले पेपर-व्यू ऑल आउट में MJF जॉन मॉक्सली को ऑल एलीट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए हरा देंगे। और पॉसिबली हमें MJF ऑल एलीट रेसलिंग के नए वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। और इसकी पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है और गाइज इसके रूमर्स भी बहुत सारे आ रहे हैं। लेकिन गाइज ये तो हमें ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर-व्यू के बेटिंग ऑड्स जानने के बाद ही पता चलेगा कि MJF जॉन मॉक्सली को हराने वाले हैं या नहीं। पर गाइज ऑल आउट पेपर-व्यू के बेटिंग ऑड्स आने में अभी थोड़ी सी देर है, तो गाइज बाद में AEW के ऑल आउट पेपर-व्यू के बेटिंग ऑड्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेट कर दे। पर गाइज अगला सवाल रोशन राउत पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि केनी ओमेगा का क्लीनर कैरेक्टर कब आएगा। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि केनी ओमेगा का क्लीनर कैरेक्टर NJPW में बहुत ही ज्यादा फेमस हो चुका था, जिसके वजह से ही आज हम सब केनी ओमेगा को क्लीनर के नाम से जानते हैं। लेकिन गाइज जहाँ तक बात है कि केनी ओमेगा के ऑल एलीट रेसलिंग में क्लीनर कैरेक्टर में टोटली इन्वॉल्व होने की, तो गाइज मुझे लगता है कि हमें जल्द ही ऑल एलीट रेसलिंग में केनी ओमेगा का क्लीनर कैरेक्टर देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइज रिपोर्ट्स ऐसी आ रही है कि केनी ओमेगा को इस साल के आखिर तक पुश मिलना शुरू हो जाएगा। और गाइज पॉसिबली हमें वहाँ पर केनी ओमेगा का क्लीनर कैरेक्टर देखने को मिल सकता है। तो गाइज मुझे लगता है कि जब केनी ओमेगा को पुश मिलेगा तब हमें केनी ओमेगा का क्लीनर कैरेक्टर देखने को मिलेगा। पर गाइज हमारा अगला सवाल समीर आचार्य पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि इबुशी ओकाडा सानाटा कभी ऑल एलीट रेसलिंग ज्वाइन कर सकते हैं या नहीं। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये तीनों ही रेसलर NJPW के बहुत ही बड़े रेसलर है और इन्होंने अपना पूरा का पूरा नाम NJPW कंपनी से ही कमाया है। और ये तीनों ही रेसलर न्यू जापान प्रो रेसलिंग के बहुत ही बड़े रेसलर है, जो कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग
रेसलिंग के साथ काफी लॉयल है, जिसकी वजह यह है कि ये तीनों ही रेसलर न्यू जापान प्रो रेसलिंग से ही फेमस हुए हैं। इसीलिए गाइज मुझे इन तीनों ही रेसलर की ऑल एलिट रेसलिंग में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम दिखाई देती है और पॉसिबल हमें एक समय के लिए कोटा इबुशी ऑल एलिट रेसलिंग में एक दो अपीयरेंस के लिए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर काजुशिका ओकाडा और सानाटा का ऑल एलिट रेसलिंग में आने का तो कोई चांस ही नहीं बनता, क्योंकि गाइज मुझे नहीं लगता कि न्यू जापान प्रो रेसलिंग अपने टॉप स्टार्स को ऐसे ही किसी और प्रमोशन में जाने की इजाजत देगी। गाइज हमारा अगला सवाल सुपर सैयान मिनाटी पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि यंग बक्स टैग टीम चैंपियंस कब बनेंगे। तो गाइज यंग बक्स के टैग टीम चैंपियन बनने के लिए दो सिनेरियो हो सकते हैं। पहला तो ये कि गाइज हमें यंग बक्स बहुत ही जल्द ऑल एलिट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि गाइज मुझे लग रहा है कि जब कभी भी यंग बक्स वर्सेस एफटीआर ये राइवलरी शुरू होगी तब इस राइवलरी को प्रेस्टिजियस बनाने के लिए ऑल एलिट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स को इस राइवलरी में इंसर्ट जरूर करेगी और पॉसिबली यहाँ पर यंग बक्स ऑल एलिट रेसलिंग के टैग टीम चैंपियंस बनते हैं तो हमें इस राइवलरी में एफटीआर यंग बक्स को हराकर नए ऑल एलिट रेसलिंग वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। लेकिन गाइज यहाँ पर जो दूसरा सिनेरियो है वो मुझे उतना ज्यादा क्लियर तो नहीं दिखाई देता। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर ऑल एलिट रेसलिंग इस दूसरे प्लान के हिसाब से चलती है तो गाइज यंग बक्स को ऑल एलिट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनने के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लग सकता है और ये इस वजह से क्योंकि गाइज आज नहीं तो कल एफटीआर वर्सेस यंग बक्स से राइवलरी शुरू ही होने वाली है। लेकिन अगर इस राइवलरी की शुरुआत में एफटीआर ऑल एलिट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस होते हैं तो गाइज बहुत देर तक यंग बक्स ऑल एलिट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस नहीं बनेंगे, क्योंकि गाइज ऑल एलिट रेसलिंग एफटीआर को एक लंबी टाइटल रेन देना चाहेगी। पर यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब कभी भी यंग बक्स ऑल एलिट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस बनेंगे तब वो एफटीआर के साथ ही राइवलरी में जुड़ जाएंगे, या फिर जब कभी एफटीआर के साथ यंग बक्स की राइवलरी होगी तब इस राइवलरी में ऑल एलिट रेसलिंग की वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप जरूर आएगी। गाइज अगला सवाल तारस पोक्ता पूछती है और अगर मैंने आपका नाम गलत प्रोनाउंस किया है तो मुझे माफ कर देना। लेकिन गाइज ये जानना चाहती है कि क्या AEW WWE को खरीद लेगी और जॉन मॉक्सली और MJF के बीच में कौन जीतेगा। तो गाइज मैंने आपको जॉन मॉक्सली और MJF के बारे में तो बता दिया है, लेकिन गाइज जहाँ तक बात है ऑल एलिट रेसलिंग के WWE को खरीदने की तो गाइज मुझे नहीं लगता कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि गाइज ऑल एलिट रेसलिंग अभी अभी बहुत ही नई कंपनी है और गाइज मुझे लगता है कि आने वाले करीब 5-7 सालों में WWE का ओनर डेफिनेटली चेंज होने वाला है। पर गाइज तब तक शायद ऑल एलिट रेसलिंग इतनी बड़ी कंपनी नहीं बन जाएगी जो कि WWE को खरीद सके और विंस मैकमैन भी अपनी कंपनी ऑल एलिट रेसलिंग को बेचना नहीं चाहेंगे। पर इसके जगह विंस मैकमैन WWE कंपनी को किसी और को बेच सकते हैं, जिससे कि विंस मैकमैन को बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, क्योंकि गाइज अगर विंस मैकमैन WWE AEW को सेल करते हैं तो गाइज वो एक तरीके से WWE की बेइज्जती होगी, जो कि विंस मैकमैन तो जरा भी नहीं चाहेंगे। गाइज अगला सवाल अमीर सैयद पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि रायबैक ने इंटरव्यू में कहा था कि वो रेसलिंग में वापस आना चाहते हैं तो वो AEW में कब तक आएंगे। गाइज रायबैक ने जरूर कहा होगा कि वो रेसलिंग में वापस आना चाहते हैं, लेकिन गाइज रायबैक की ऑल एलिट रेसलिंग में आने की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा कम है, क्योंकि गाइज रायबैक WWE के लिए काम कर चुके हैं, इसलिए काफी सारे लोग सोचते हैं कि रायबैक बहुत ही बड़ा नाम है। लेकिन गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। गाइज आप में से कई सारे लोगों को रायबैक पसंद होंगे, लेकिन काफी सारे लोगों को रायबैक पसंद नहीं है और उन बाकी सारे लोगों में फैंस नहीं बल्कि रेसलर्स आते हैं जिन्होंने रायबैक के साथ काम किया है। और जितने भी रेसलर्स ने रायबैक के साथ काम किया है वो सभी कहते हैं कि रायबैक एक बहुत ही अनसेफ वर्कर है और रायबैक के साथ रेसल करना एक ऐसी चीज है कि आप किसी नॉन प्रोफेशनल रेसलर के साथ रेसलिंग कर रहे हो, जिससे कि मुझे तो नहीं लगता कि रायबैक को कोई भी ऑल एलिट रेसलिंग में लाना चाहेगा, क्योंकि गाइज रायबैक काफी अनसेफ वर्कर है। और अगर मैं आपकी फीलिंग्स को हर्ट कर रहा हूँ तो सॉरी, लेकिन गाइज मुझे नहीं लगता कि रायबैक इतने बड़े सुपरस्टार है जिनसे कि ऑल एलिट रेसलिंग को बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। इसलिए शायद ऑल एलिट रेसलिंग रायबैक जैसे पुराने सुपरस्टार को साइन करने से अच्छा अपने आप के खुद के नए रायबैक जैसे सुपरस्टार बिल्ड करे। गाइज अगला सवाल अलमासुद्दीन पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि मैक्सिमम सुपरस्टार डिफरेंट रेसलिंग कंपनियों में डिफरेंट एंट्री म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं, लेकिन गाइज कोडी NJPW और AEW में सेम ही एंट्री म्यूजिक इस्तेमाल करते हैं कि क्या उनके पास ऐसे करने की परमिशन है या नहीं। तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि आपने देखा होगा कि रेसलर सिर्फ अपने थीम म्यूजिक के बजाय अपना एक ही नाम काफी सारे रेसलिंग प्रमोशंस में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि गाइज उन रेसलर्स के पास उनके थीम म्यूजिक का और उनके नाम का ट्रेडमार्क होता है और उसी चीज को वो रेसलर इतना ज्यादा फेमस बना देते हैं कि अगर उस रेसलर ने अपनी कंपनी चेंज कर दी और दूसरी कंपनी में जाने के बाद उसने नया नाम और अपना नया थीम सॉन्ग इस्तेमाल किया तो गाइज इस चीज की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है कि फैंस उस चीज को रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि गाइज ये रेसलर्स इन नामों और थीम सॉन्ग को बहुत पहले ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर बना चुके होते हैं और इनके नाम का और उनके थीम म्यूजिक का ट्रेडमार्क इनके खुद के पास होता है, जिससे कि ये सेम थीम सॉन्ग और अपना सेम नाम किसी और कंपनी में इस्तेमाल कर सकते हैं। गाइज अगला सवाल चौहान योगेश पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि कोडी का हिल टर्न कब होगा। तो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोडी ऑल
ऑल ईट रेसलिंग के अल्टीमेट बेबी फेस है और जैसे कि WWE में रोमन रेंस और जॉन सीना का हिल टर्न कभी भी नहीं होगा, वैसे ही मुझे लगता है कि कोडी का ऑल ईट रेसलिंग में कभी भी हिल टर्न नहीं होगा। पर गाइस एक टाइम ऐसा आएगा जब फैंस कोडी को हेट करना शुरू कर देंगे क्योंकि कोडी बहुत देर से बेबी फेस बने हैं। तब शायद हमें कोडी का ऑल ईट रेसलिंग में हिल टर्न देखने को मिल सकता है क्योंकि गाइस ऑल ईट रेसलिंग में कुछ भी चीजें हो सकती है और पॉसिबली हमें कोडी का हिल टर्न भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उस चीज को अभी कम से कम 2 से 3 साल लग सकते हैं। गाइस अगला सवाल Y2 जेरिको होलिक पूछते हैं और गाइस ये जानना चाहते हैं कि किस यंग ऑल ईट रेसलिंग सुपरस्टार को मैं सबसे पहले ऑल ईट रेसलिंग चैंपियन बनते देखना चाहता हूँ। क्या होगा अगर डार्बी एलन जॉन मॉक्सली को बीट कर देते हैं और मेरा जॉन मॉक्सली, कोडी, केनी ओमेगा और क्रिस जेरिको के करियर का सबसे फेवरेट मैच कौन सा है और मेरे यूट्यूब चैनल को देखने के बाद मेरे मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा था। तो आपके पहले सवाल का जवाब देते हुए मैं कहना चाहूंगा कि मैं सबसे पहले ऑल ईट रेसलिंग में MJF को नया चैंपियन बनते हुए देखना चाहता हूं क्योंकि गाइस MJF डिजर्व करते हैं और MJF को सपोर्ट करते हुए मैं भी कहना चाहूंगा कि #वी डिजर्व बेटर। और अगर डार्बी एलन ऑल ईट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए जॉन मॉक्सली को हरा देते हैं तो बात थोड़ी वियर्ड नहीं होगी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो क्या सकता है, डार्बी एलन ऑल ईट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बनेंगे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि जॉन मॉक्सली डार्बी एलन के सामने अपनी ऑल ईट रेसलिंग वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप हारे। और जहां तक बात है जॉन मॉक्सली के पूरे करियर के मेरे फेवरेट मैच की, तो मुझे जॉन मॉक्सली के पूरे करियर में जॉन मॉक्सली वर्सेस केनी ओमेगा ये मैच बहुत ही ज्यादा पसंद आया। और वही अगर हम बात करें कोडी की, तो गाइस कोडी के करियर का मुझे सबसे फेवरेट मैच लगा डबल और नथिंग पेपर-व्यू में हुआ कोडी वर्सेस डस्टिन रोड्स मैच। और अगर बात करें केनी ओमेगा की, तो गाइस केनी ओमेगा के करियर का मेरा सबसे फेवरेट मैच द गोल्डन लवर्स वर्सेस द यंग बक्स है, जो कि आपको एक शॉकर लग सकता है। लेकिन गाइस हमें जो इस मैच में स्टोरी दिखाई दी है वो शायद ही केनी ओमेगा के किसी और मैच में दिखाई दी है। और जहां तक बात है क्रिस जेरिको के करियर के बेस्ट मैच की, तो गाइस क्रिस जेरिको के पूरे करियर का मेरा फेवरेट मैच रेसलमेनिया 17 का क्रिस जेरिको वर्सेस शॉन माइकल्स है, जो कि क्रिस जेरिको वर्सेस शॉन माइकल्स की स्टोरी लाइन का वन ऑफ द बेस्ट मैच है और मेरे लिए तो क्रिस जेरिको के करियर का वो सबसे फेवरेट मैच है। और जहां तक बात है मेरे यूट्यूब चैनल पर मेरे पेरेंट्स के रिएक्शन की, तो उनका तो एक ही कहना था कि तुझे जो करना है वो कर, हमारा तेरे लिए सपोर्ट रहेगा, लेकिन पढ़ाई पर ध्यान दे। इस अगला सवाल मोहम्मद आदिल का है और गाइस ये जानना चाहते हैं कि 4 हॉर्समैन का क्या हुआ। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे लगता है कि ऑल ईट रेसलिंग 4 हॉर्समैन को एक हील फैक्शन की तरह लाना चाहती है, जिससे कि हमें ऑल ईट रेसलिंग में रियल 4 हॉर्समैन की याद आए। और इसके लिए तो 4 हॉर्समैन के सभी मेंबर्स को हील बनना पड़ेगा, जिसमें शॉन स्पियर्स तो हील है ही। लेकिन गाइस अगर हम बात करें कोडी और FTR की, तो गाइस कोडी और FTR अभी भी फेस है और मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1-2 सालों तक ये दोनों अपना हील टर्न करने वाले हैं। शायद जिस वजह से ऑल ईट रेसलिंग ने 4 हॉर्समैन के प्लान्स होल्ड पर डाल दिए होंगे और शायद हमें 1-2 साल के बाद ऑल ईट रेसलिंग में 4 हॉर्समैन देखने को मिल सकते हैं। इस अगला सवाल अश्विनी शर्मा पूछते हैं और गाइस ये जानना चाहते हैं कि क्या ऑल ईट रेसलिंग किसी और कंपनी के साथ क्रॉसओवर करेगी। तो मुझे तो नहीं लगता कि ऑल ईट रेसलिंग फिलहाल में किसी और कंपनी के साथ क्रॉसओवर करेगी, क्योंकि ऑल ईट रेसलिंग को सबसे पहले खुद को बिल्डअप करना है। और अगर ऑल ईट रेसलिंग खुद को एक बड़ी रेसलिंग कंपनी के तौर पर साबित कर पाती है, तो शायद हमें फ्यूचर में ऑल ईट रेसलिंग के किसी और रेसलिंग प्रमोशन के साथ क्रॉसओवर मैचेस देखने को मिल सकते हैं। गाइस अगला सवाल रोशन टीका पूछते हैं और गाइस ये जानना चाहते हैं कि क्या रेसलर्स लो ब्लो के लिए प्रिकॉशंस लेते हैं या नहीं, और क्या वो वहाँ पर गार्ड लगाते हैं। और बाकी इन्होंने जॉन मॉक्सली वर्सेस केनी ओमेगा के बारे में बात की है, जिसके ऊपर मैंने आपको बताया है कि मुझे क्या लगता है। लेकिन गाइस जहाँ तक बात है रेसलर्स के लो ब्लो इस्तेमाल करने की, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि रेसलर्स अपने अपोनेंट को कभी भी लो ब्लो एकदम वहीं पर नहीं मारते जहाँ पर आप सोच रहे हैं, बल्कि वो सेफ्टी का ध्यान रखते हुए थोड़े सा साइड में मारते हैं, जो कि आप क्विक स्पीड में नहीं नोटिस कर सकते। लेकिन मैं यही आपको जेरिको और शॉन माइकल्स का एक लो ब्लो का सेगमेंट दिखा देता हूँ, जिसमें आपको पता चले कि रेसलर्स कैसे साइड में मारते हैं, लेकिन गाइस आपको लगता है कि लो ब्लो एकदम सेंटर पर लगा है। गाइस अगला सवाल रेसल डेथ पूछते हैं और गाइस ये जानना चाहते हैं कि क्या ऑल ईट रेसलिंग अपना सेकंड ब्रांड लाएगी। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि ऑल ईट रेसलिंग ने अपने सेकंड ब्रांड के ऊपर काम करना शुरू कर दिया है और हमें पॉसिबली नेक्स्ट ईयर के मार्च के आसपास ऑल ईट रेसलिंग इस बात की पुष्टि करती हुई दिखाई दे सकती है। और पॉसिबली हमें नेक्स्ट ईयर मार्च के आसपास ऑल ईट रेसलिंग का एक नया ब्रांड ऑल ईट रेसलिंग डार्क शो के नाम से चलता हुआ दिखाई दे सकता है, जो कि एक टीवी शो होगा, लेकिन गाइस उसे कोई ब्रांड नहीं कहेगा जब तक कि उसे खुद की अलग आइडेंटिटी नहीं मिलती। और क्या पता फ्यूचर में ऑल ईट रेसलिंग इसी शो को अपना नया ब्रांड बना दे। गाइस अगला सवाल पूछते हैं कवे कुमार और गाइस ये जानना चाहते हैं कि मैं WWE की अपडेट क्यों नहीं देता। तो गाइस आप ऊपर आए हुए आई बटन पर क्लिक कर आप एक वीडियो देख सकते हैं, जिसमें आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। गाइस अगला सवाल उन्देक लूट पूछते हैं और गाइस ये जानना चाहते हैं कि क्या कोडी वर्सेस जॉन मॉक्सली चैंपियन वर्सेस चैंपियन हो सकता है या नहीं। तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि फिलहाल की सिचुएशन के हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोडी वर्सेस जॉन मॉक्सली मैच देखने को मिल सकता है, क्योंकि गाइस मुझे लगता है कि जब कभी ये मैच होगा तब इस मैच में दोनों
दोनों ही चैंपियनशिप्स ऑन द लाइन होगी और जो कोई रेसलर ये मैच जीतेगा वो रेसलर दोनों ही चैंपियनशिप जीत जाएगा, जो तो ऑल एलीट रेसलिंग इतनी जल्दी नहीं करने वाली। तो मुझे नहीं लगता कि ये मैच हमें देखने को मिलने वाला है। गाइज अगला सवाल क्रिस डेनियल्स पूछते हैं और गाइज ये जानना चाहते हैं कि क्रिस जेरिको कभी WWE हॉल ऑफ फेमर में आएंगे या नहीं। तो गाइज सॉरी, पर मुझे लगता है कि जब तक क्रिस जेरिको जिंदा है तब तक तो WWE हॉल ऑफ फेमर में नहीं आएंगे, क्योंकि गाइज जब तक क्रिस जेरिको है तब तक क्रिस जेरिको ऑल एलीट रेसलिंग के लिए काम करने वाले हैं और WWE किसी ऐसे बंदे को अपने कंपनी में लाकर हॉल ऑफ फेमर नहीं बनाएगी जो कि उनके राइवल कंपनी यानी कि ऑल एलीट रेसलिंग के लिए काम करता है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि क्रिस जेरिको अपनी डेथ के बाद ही WWE हॉल ऑफ फेमर में आएंगे। पर यहाँ पर एक और चांस है कि अगर ऑल एलीट रेसलिंग आउट ऑफ बिजनेस जाती है तो ही क्रिस जेरिको WWE हॉल ऑफ फेमर में आएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऑल एलीट रेसलिंग कंपनी आउट ऑफ बिजनेस जाने वाली है, इसलिए क्रिस जेरिको तो जीते जी WWE के हॉल ऑफ फेमर में नहीं आने वाले। तो गाइज अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?